धन्यवाद सभापति महोदय। कुंवर पुष्पेंद्र सिंह जी ने जो बिल रखा है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और किसान के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। महोदय, आज पानी का स्वरूप, पानी की प्रकृति बदल चुकी है और पानी को सोखने की क्षमता जो धरती में थी वो भी कमजोर हुई। पहले पानी लगातार 4 महीने 3 महीने बरसता था, बूंद बूंद करके बरसता था। 4-4 दिन 5-5 दिन लगातार वर्षा की झड़ी लगी रहती थी और धरती उस जल को सोख करके तृप्त हो जाती थी और तमाम खेतों में बुलबुले उठने लगते थे। लेकिन आज परिस्थिति यह है कि पानी आया 1 घंटे 2 घंटे 1.5 घंटे में बह करके बड़ी झड़ी करके और बाढ़ के रूप में परिवर्तित होकर चला गया। मिट्टी की जल सोखने की क्षमता लगभग 25% कम हुई है। जिस तरह से हमने उर्वरकों का बेतहाशा इस्तेमाल किया है, कभी ध्यान नहीं दिया कि ये उर्वरक अनाज तो पैदा कर रहे हैं, उपज बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 60 से 70% हिस्सा पत्थर के रूप में हमारे मिट्टी में समाता जा रहा है। और इस वजह से आज जो भूजल की कमी आ रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण धरती के पानी को सोखने की क्षमता में आई बहुत बड़ी कमी है और वर्षा की प्रकृति के बदलाव के रूप में भी जो परिवर्तन हुए हैं उसके परिणाम स्वरूप आज पूरा देश जल के गंभीर संकट से गुजर रहा है। हमारे देश में विश्व की 18% जनसंख्या रहती है, 17% पशुधन है और 4% भूगर्भ जल है। उसमें भी जनसंख्या तो बढ़ेगी, 18% से 5 साल 10 साल के अंदर हम दुनिया के नंबर 1 के देश बन जाएंगे जनसंख्या के मामले में। पशुधन कृषि का एक अभिन्न अंग है। अनाज, पशु और फल सब्जी, इन तीनों को समन्वित रूप से जब विकसित किया जाएगा तभी जाकर के इस देश की कृषि की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, किसान की हालत सुधरेगी। इसलिए पशु अनिवार्य हमारे लिए, पशु के बिना हम रह नहीं सकते। इसलिए आज पानी की आवश्यकता अधिक है बनस्पत जितना पहले था। 2001 में हम 1816 घन मीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिस्से में था, 11 में 1545 घन मीटर रह गया, 25 में 1340 घन मीटर हो जाएगा और 50 में 1140 घन मीटर। महोदय, 1700 घन मीटर पानी को अभावग्रस्त कह सकते हैं, लेकिन 1000 घन मीटर पानी जिस दिन आएगा उस दिन पानी का संकट मान करके हम मान सकते हैं और वो भयावहता करीब करीब नजदीक है, बहुत नजदीक आने वाली है। आज ये आकलन तो अभी लगाया जा रहा है, लेकिन ये 35 करोड़ लोगों को अभी अनाज देना है। 35 करोड़ लोगों के लिए भी भोजन की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए कृषि के उत्पादन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 35 करोड़ लोगों को अनाज देने के लिए नहीं, 35 करोड़ बढ़ेंगे अभी। आज तो हम खा रहे हैं, लेकिन ये जो 35 करोड़ आने वाला, ये जो सुरसा का मुंह जो फैला करके आएगी ये आबादी, उसको खिलाने का चैलेंज आज इस मुल्क के उस सामने सबसे बड़ी समस्या है। 35 का ये 2050 में जो 35 करोड़ और टपकेंगे उनको भोजन कहां से मिलेगा? टपकाए जाएंगे या टपकेंगे, जो भी होगा। बहरहाल ये 35 करोड़ और आने वाले और इनको भोजन कहां से मिलेगा? आज इस देश की सबसे बड़ी चुनौती ये भी है सर, जो आज हम इसको
गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो अनाज मिलता ही रहेगा, खाते ही रहेंगे, इसकी कमी नहीं आएगी। लेकिन आज ये जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन के कारण आज हमारे कृषि वैज्ञानिक जो ये बेचारे मर रहे हैं वहां लेबोरेटरीज में, उनके सामने सबसे बड़ी चिंता है कि हम कैसे कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा गर्मी सहने वाली फसल को तैयार करें और 150-160 करोड़ लोगों को भोजन भी दें। ये सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे सामने है, मुल्क के सामने, जिसे हम गंभीरता से आज अभी वो कृषि वैज्ञानिक ले रहे हैं, हमारी सरकार ले रही है, लेकिन जनता को लगता है कि ये तो बस आबादान है, ये मिलता ही रहेगा। लेकिन जो चुनौतियां हैं जलवायु परिवर्तन की, पानी की, सिंचाई के साधनों की, वो बहुत भयावह है। और मुझे खुशी है कि नरेंद्र मोदी जी एक वरदान के रूप में आए हैं और उन्होंने पानी की ताकत को, पानी की चुनौती को और आने वाले खतरों को, पानी के कारण आने वाले संकटों को बहुत गंभीरता से सोचा है और एक दूरदृष्टि नीति नियंता के रूप में हमारे सामने आए हैं। और इस वजह से जो उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, और मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है वो वास्तव में इस बात का संतोष देता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, पार हो जाएंगे। लेकिन पार होने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं, उसके लिए संकल्प शक्ति की आवश्यकता है। महोदय, जिस तरह से ये रेल की कनेक्टिविटी अंग्रेजों ने बढ़ाई, और बड़े गर्व से कभी कभी कुछ लोग कह देते कि जो कुछ किया अंग्रेजों ने किया साहब रेल में, अरे रेल में अंग्रेजों ने क्या किया? मैनचेस्टर में जितना उनका पानी के वितरण की व्यवस्था में जो खर्च होता था, अकेले पानी के वितरण की व्यवस्था में, उतना उस काल में स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी जन कल्याण के कल्याणकारी कार्यक्रम है, कुल बजट उतना नहीं था जितना मैनचेस्टर के पानी के व्यवस्था का बजट। तो रेल तो उन्होंने हमें गुलाम बनाने के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने युद्ध के लिए किया रेल की व्यवस्था, और हमारा खून चूस करके किया। इसी तरह से उन्होंने पानी के मामले में भी सोचा था कि हम नदियों को जोड़ करके और नदी के माध्यम से, ये नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से हम एक और संचार व्यवस्था स्थापित करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले काटन नामक अंग्रेज ने एक प्रस्ताव किया था कि इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए। लेकिन दुर्भाग्य रहा, दुर्भाग्य कहना पड़ रहा है, एक शब्द निकल आया, दुर्भाग्य रहा कि काटन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के काल में इस बात को कभी प्राथमिकता नहीं दी गई। इसके मामले में देश ने कभी गंभीरता से सोचा नहीं। हुई होगी कई बातचीतें, कहीं टेबल टॉक हुआ होगा, लेकिन जनता के सामने, इस देश के सामने सबसे पहले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो दृष्टि सामने आई, उससे लगा कि नहीं, ये भी एक कल्याणकारी माध्यम हो सकता है। और आज हर जगह ये कुछ एनजीओ को छोड़ दीजिए, ये कुछ गटर पटर बोलने वालों को छोड़ दीजिए, बाकी सारा देश चाहता है, आवश्यकता है। 3 जंतु मर जाएंगे साहब। हमारी रेल परियोजना, ये पन्ना के 3 थे अंडे किसी मुर्गी ने दे दिया तो 10 साल तक हमको नहीं मिला कि 3 अंडे एक ढूंढो किस पक्षी के हैं। 3 अंडे की वजह से हमारी ललितपुर से सिगरौली, ये कुमार साहब के से हमारा जोड़ता है, ये ललितपुर से सिगरौली लाइन को 12-13 साल तक 3 अंडों ने रोक रखा, और ये मोदी जी की सरकार आई, वो 3 अंडों को बहाया और वो रास्ता खुला। तो इसी तरह से ये 3 अंडों की कहावत को हम भुगत चुके हैं, हमारे इलाके ने भोगा है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये तो एनजीओ, कुछ गटर पटर वाले विदेशी एजेंटों का ये एक जाल बना हुआ है इस मुल्क के, जो जैव विविधता और क्या क्या तमाम 3-5 पढ़ाते रहते हैं इस मुल्क के लोगों को, और उनको ये पता नहीं है कि ये मुल्क, ये तुम्हारे शोषण के लिए, तुम्हारे ये फैशन के लिए ये मुल्क जब रहेगा, ये भोजन जब मिलेगा तब। तुम तो केक खा लोगे। कल वो कहीं देख रहा तो रोम की कोई साम्राज्ञी की थी, केक खाओ, रोटी नहीं मिलती है तो केक खाओ। तो ये केक से ये एनजीओ लोग, ये जैव विविधता का प्रसंग छेड़ने वाले तो केक खा लेंगे, लेकिन मरेंगे हम, मरेगा वो गरीब,
मरेगा वो जिसके लिए कृषि वैज्ञानिक चिंतित है कि 2050 में इन 160 करोड़ लोगों को भोजन कैसे मिलेगा। ये इसलिए मैं तो यहाँ जल शक्ति मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं आग्रह करूंगा कि इन सब चिंताओं को छोड़िए। ये सब फैशनेबल चीजें हैं, ये हमारे आपके लिए गरीबों की गरीब को रोटी चाहिए साहब। जैव विविधता बन जाएगी। जैव विविधता कैसे बनी? जैव विविधता बनी 1000 साल से एक नदी बह रही है, जंगल खड़ा है, वहां पर तरह तरह के जीव पैदा होने लगे। इसी तरह से ये नहर बन जाएगी, जंगल इसके आसपास हो जाएंगे, वहां भी एक नई जैव विविधता प्रकट हो जाएगी। क्या जैव विविधता कहीं से टपकी है आकाश से? ये तो प्रकृति का जो वातावरण रहा, उस वातावरण के दृष्टि से एक प्राकृतिक संतुलन कायम हुआ। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह का प्रकृति हम निर्मित करेंगे, जिस तरह का वातावरण निर्मित करेंगे, उस आधार पर प्रकृति स्वयं को अपने आप में ढाल लेगी। तो इसलिए ये जो फैशन डिजाइनर है, इनसे थोड़ा बच के रहने की जरूरत है। महोदय, हम और बुंदेलखंड कभी एक हुआ करते थे। विंध्य प्रदेश के जमाने में हमें बघेलखंड के रूप में कहा जाता था और चंदेल साहब के लगे हुए इलाके को बुंदेलखंड के रूप में कहा जाता था। हम मर्ज हुए, कुछ भाग हम तो मध्य प्रदेश में हो गए, इनका कुछ भाग यूपी में चला गया, कुछ एमपी में चला गया। लेकिन इसके साथ इन्होंने जो अन्ना प्रथा की बात कही, हम भी उसी से पीड़ित हैं। दिन रात हम पानी देते हैं खेत को, हल चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, लेकिन रात में वो आतंकवादी जैसे आकर के झपटते थे, उसी तरह से ये आवारा पस किसान ठगर जाग रहा है। वो 100 के झुंड में आए और आधा घंटे के अंदर पूरी फसल नष्ट करके चले गए, खत्म कर दिया। और साल भर की कमाई, साल भर का परिश्रम वो किसान टकटकी लगा के देखता रहता है। इसलिए पानी तो चाहिए, केन बेतवा जुड़नी चाहिए। सारे देश की जो ये 30 परियोजनाएं हैं, इनको पैसा चाहे जैसे भी हो, जहां से भी हो, चाहे टैक्स लगा करके और करना पड़े, इनको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ ये जो आवारा पशुओं की समस्या, अन्ना प्रथा की जो समस्या है, वो हमारे इलाके के और इनके इलाके दोनों को फसल खत्म कर रही साहब, बर्बाद कर रही। हम तो थोड़ा ठीक ठहरे कि अभी हमारे यहाँ 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, तो अकेले हमारे जिले में 2.5 लाख एकड़ बाणसागर का पानी गया और 2.5 लाख एकड़ और हम सींच लेते 5 साल के अंदर। लेकिन अब ये कुदाली नहीं चल रही है, सारी नहरों का काम हमारे यहाँ भी बंद हो गया। चंदेल साहब, जैसे आपके यहाँ तो शुरू हो रहा है कुछ और हमारे यहाँ बंद हो रहा है, तो लगता है दोनों बराबर हो जाएंगे। हमारे यहाँ पिछली सरकार जो आई है, उसने वादा किया था कि हम हर गौशाला खोलेंगे, हर पंचायत में गौशाला खोलेंगे। किसानों ने ये मान करके कि वे हर पंचायत में गौशाला खुल जाएगी और ये आवारा पशुओं से निजात मिलेगी, इसलिए वोट दे दो। कहीं कोई नाम नहीं ले रहा है, कोई गौशाला नहीं खुल रही है, कोई काम नहीं हो रहा उस सिलसिले में। हमारे सारी फसल, आज मैं यहाँ बैठा हूं, आप जाकर के कोई देखे, एक एक किसान अपनी मेड़ में डंडा लिए हुए खड़ा हुआ है। 100 मवेशी इधर भग रहे हैं, 200 मवेशी उधर भग रहे हैं, तो 50 यहाँ गिर रहे हैं, तो 25 वहां गिर रहे हैं। लाठे चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, इस गांव का मवेशी उस गांव में भगाया जा रहा है, तो लठ लिए उस गांव के लोग खड़े हुए, हमारे इधर क्यों आ रहे हो? तो महोदय, मैं और इतना ही नहीं, इन्होंने तो गौशाला खोलने का आश्वासन दिया, वो तो खत्म। अब ये जो 6000 रुपए किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश के किसानों को नहीं मिल रही, आप उत्तर प्रदेश में मिल रही है, आप भाग्यशाली हैं, योगी जी को आपके प्रदेश की जनता ने बनाया, तो आपको तो 1.5 साल का मिल गया। हमारे यहाँ भी एक किस्त भी नहीं मिली साहब। तो अगर ये 6000 रुपए मध्य प्रदेश की सरकार दे दे, तो कम से कम किसान बाढ़ तो लगा लेगा। इसलिए इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से चंदेल साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत बड़े मुद्दे को सदन में प्रस्तुत चर्चा के का एक बिंदु बनाया। और मुझे पूरा भरोसा है कि जल संसाधन जो जल शक्ति मंत्री जी यहाँ पधारे हुए हैं और उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस चर्चा को सुना है, और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जो नदी जोड़ो अभियान है, इसमें हमारी सरकार सफल होगी और इस मुल्क के किसानों का बहुत बड़ा भला होगा। धन्यवाद। जय हिंद।